हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम जनरल साइंस का जो है टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए होगा। और साथ में ही जो है इसके रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। कोई भी टॉपिक हम उतनी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट उतना पढ़ेंगे जितना आपके लिए जो है एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक बायोलॉजी से। सबसे पहले हम जो है चैप्टर सेल से स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं सेल क्या होता है। सेल जो होता है फंडामेंटल एंड बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी लाइफ का। अगर लाइफ का आपके पास पूछा जाता है फंडामेंटल या बेसिक स्ट्रक्चर, तो क्या होगा? वो सेल होगा। क्योंकि आप देखेंगे कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से ही बनता है। चाहे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे जैसे कि अमोबिया, तो ये क्या एक सेल से बना होता है। इसी तरीके से अगर एक सेल में जो है और सेल मिलते हैं तो वो टिश्यूज बनाते हैं, और टिश्यूज जो है वो ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन जो है पूरा सिस्टम बनाते हैं जिसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और फिर जो है सिस्टम जो है वो एक पूरी की पूरी हमारी बॉडी बनाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक बॉडी है। तो बेसिकली जो है इन सारों के पीछे जो है वो क्या है? वो सेल है। और इसी वजह से हम सेल को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल को क्या बोलते हैं? इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। अब इस सेल को हम क्या कहते हैं ये तो पता चल गया, बट इस सेल को किसने डिस्कवर किया? आपको ये भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन को, सेल को किसने डिस्कवर किया, न्यूक्लियस को किसने किया, इस तरीके के क्वेश्चन। तो आपको याद रखना होगा रॉबर्ट हुक जो है, दे डिस्कवर्ड द सेल। रॉबर्ट हुक ने जो है सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। बट जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल को डिस्कवर किया वो डेड सेल थे। कौन से सेल थे? डेड सेल थे। और किस में डिस्कवर किया? कॉर्क में। जो ट्री होता है ना, जैसे ट्री के बाहर का जो छिलका होता है उसे हम कॉर्क कहते हैं। उस कॉर्क में जो है सबसे पहले वो सेल देखे, और ये जो सेल थे वो डेड सेल थे। अब ये जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी ऊपर, ये वाली स्टेटमेंट कि सेल जो है वो क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ है। इस स्टेटमेंट को देने वाले जो थे वो थे सर शील्डन एंड सेक्वान, और इसी को हम क्या कहते हैं? सेल थ्योरी। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है सेल थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने दी है, इन दो साइंटिस्ट के आप नाम याद रखेंगे। शील्डन एंड सेक्वान जो थे इन्होंने सेल थ्योरी दी। ठीक है। और सेल थ्योरी की स्टेटमेंट क्या है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ जो है वो सेल है। ये जो है आपके पास स्टेटमेंट है। सेल को हमने पढ़ लिया जितना आपके लिए सफिशिएंट था। आगे हम देखेंगे दो टाइप के सेल जो आप बचपन से जो है वो पढ़े हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अपनी अपनी 8th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। तो प्लांट सेल अगर हम टिपिकल एक प्लांट सेल देखें तो ये आपके पास एक प्लांट सेल है ग्रीन में, और एनिमल सेल देखेंगे तो ये हमारे पास एनिमल सेल है। इनमें क्या क्या चीजें कॉमन है वो यहाँ पर आप देखेंगे। इनमें क्या क्या चीजें कॉमन होती है, ये सारा कुछ इनमें कॉमन है। अब क्या चीज अलग होती है? जैसे कि सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ प्लांट सेल में होती है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में होता है, बट यहाँ पर एनिमल सेल में एक एक्सेप्शन है, एक ऐसा है जिसमें जो है क्लोरोप्लास्ट मिलता है। फिर हम वैक्यूल में देखेंगे, वैक्यूल जो होता है वो लार्ज साइज का होता है और एक ही होता है इसमें हमारे प्लांट सेल में। बट अगर हम यहीं पर देखेंगे अपने एनिमल सेल में, इसमें जो है वो स्मॉल साइज के होते हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल इन एनिमल सेल आर मैनी एंड स्मॉल साइज, छोटे छोटे होते, बट जो होते हैं उनका साइज जो होता है वो छोटा होता है, बट बहुत सारे होते हैं। क्या चीजें कॉमन है? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम दोनों में है। आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, बट यहाँ पर जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होगा प्लांट सेल में और एनिमल सेल में काफी डिफरेंस होगा। यहाँ पर एनिमल सेल में जो होगा दे हैव अ सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स गोगली। जो एनिमल सेल होगा जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर सिंगल होगा बट हाईली कॉम्प्लेक्स होगा एनिमल सेल में। और बट अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे, प्लांट सेल है मैनी सिमिलर सिंपलर यूनिट ऑफ द गोल्गी ऑपरेटस। इसे हम गोल्गी भी कहते हैं, गोल्गी ऑपरेटस भी कहते हैं, और डिक्टोसोम भी कहते हैं। आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पर एक है। ठीक है। फिर इसी तरीके से उतने ज्यादा इसमें बनाए नहीं गए हैं, बट इसमें जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। फिर आप अगर हम का डिफरेंस ही देखेंगे कि एनिमल सेल जो होता है वो जनरली स्मॉल इन साइज होता है। एनिमल सेल छोटा होगा, प्लांट सेल का साइज जो होगा बड़ा होगा। एनिमल सेल में जो होता है सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट सेल में जो होती है वो सेल वॉल होती है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है। तो मैंने आपको जो है एक एक्सेप्शन दी थी प्लास्टिड के लिए। प्लास्टिड बोलो या क्लोरोप्लास्ट में, तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। लेकिन एक प्रोटोजोआ है यूगिलीना,
ठीक है, जिसमें जो है प्लास्टिड होते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। फिर एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते हैं। इतना आप जो है वो याद रख लें। अब हम सेल वॉल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है? सेल वॉल जो है वो हमने देखा सिर्फ प्लांट सेल में होती है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है। तो सेल वॉल जो होती है इट इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन द एनिमल सेल। एनिमल सेल में जो होती है वो सेल वॉल जो होती है वो नहीं होती, याद रखेंगे। रिजिड होती है, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल होती है। आप जो कोई भी ट्री देखते हैं उसके जो बाहर की कवरिंग होती है वही सेल वॉल होती है, जो उस ट्री को जो है वो सख्त बनाती है, रिजिड बनाती है। नॉन लिविंग पार्ट होता है सेल का। अगर सेल वॉल नहीं होती एनिमल सेल में तो यानी ये प्लांट सेल में, तो हमारे जो प्लांट होते हैं वो हमारी तरह फ्लेक्सिबल होते, वो हमारी तरह जो है वो मूवमेंट कर सकते। लेकिन प्लांट सेल जो है मूवमेंट नहीं कर सकता, किस वजह से? वही क्योंकि वो रिजिड है और उसमें एक सेल वॉल होती है। अब सेल वॉल क्या काम करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और शेप देती है वो पूरे सेल को। किसकी बनी होती है ये पूछा जाता है। प्लांट में जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। इसी तरीके से मैंने आपको दूसरों के लिए भी पढ़ाया था, जो हम पहले जेकेएसएसबी के लिए वीडियो अपलोड की थी, कि बाकियों में किस किस की बनी होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया से क्या क्वेश्चन आता है? सबसे पहला जो ये होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। अब देखेंगे ये हमारे पास नीचे माइटोकॉन्ड्रिया की जो है वो शेप है, ये फिगर है। आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, भारत के लिए यही 3 पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। किस काम के लिए यूज होता है, किसने डिस्कवर किया, उसे क्या कहा जाता है। पहला बात, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। किसने डिस्कवर किया? सर आल्टमैन ने डिस्कवर किए। प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्या प्रोड्यूस करते हैं? एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। ये याद रखेंगे। क्यों कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल? बिकॉज दे कंटेन द एंजाइम द फॉर द Krebs cycle, and thus they help in the process of oxidation. They release a lot of energy in the form of ATP, और इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। अब हम अगला देखेंगे, सेल ऑर्गेनल जो होगा वो न्यूक्लियस होगा। देखिए जो न्यूक्लियस है इसे क्या कहा जाता है? कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। ये आप देखेंगे न्यूक्लियस की जो है वो शेप है। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियर पोर होते हैं, इसमें क्रोमेटिन होता है, इसमें न्यूक्लियोलस होता है, ये बीच में न्यूक्लियोलस होता है। ये यहाँ पर देखेंगे ये सारा चीज़ें, इसमें क्रोमेटिन है। न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पर जो होगा वो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा और उसके बीच में जो होंगे वो क्रोमेटिन होंगे, और ये जो बाहर वाली कवरिंग होती है इसको हम न्यूक्लियर एनवेलोप कहते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसकी डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। हमने ऊपर सेल की डिस्कवरी पढ़ी, वो रॉबर्ट हुक थे, बट न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी पढ़ रहे हैं तो ये क्या होगा? रॉबर्ट ब्राउन होगा, याद रखेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है हैविंग द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि कुछ सेल ऑर्गेनल दे दिए और पूछा जाएगा किसकी सिंगल मेम्ब्रेन है, किसकी डबल मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डीएनए जो है वो इसमें मिलता है, याद रखेंगे। डीएनए न्यूक्लियस में मिलता है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि डीएनए किस में मिलता है, किस में एब्सेंट होता है। अगले हमारे पास जो होगा वो क्रोमोसोम होंगे। तो क्रोमोसोम आपने बचपन से सुने ही है कि क्रोमोसोम जो होते हैं हमारे पास 23 पेयर्स होते हैं, जिनमें जो है 46 टोटल क्रोमोसोम होते हैं। तो क्रोमोसोम बेसिकली क्या होते हैं? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ इस तरीके से जो वो स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक जो है वो छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर होंगे क्रोमोसोम। किस में मिलते हैं? हमने देखा न्यूक्लियस में मिलते हैं, अभी हमने ऊपर देख लिया। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, एक ऑटोसोम्स होते हैं और दूसरे हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। और यहीं पर आपको पूछा जाएगा कि ऑटोसोम क्या होते हैं। यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए, तो ऑटोसोम जो होते हैं उसके कितने पेयर होते हैं? 22 पेयर होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम के कितने पेयर होते हैं? 1 पेयर होते हैं। मतलब ऑटोसोम हमारे पास 44 होंगे, ये हमारे पास कितने होंगे? 44 होंगे। और ये हमारे पास जो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम कितने होंगे? 2 होंगे। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, इनका जो है आगे वो डिजीजेस जब पढ़ोगे, डिजीजेस में भी जो है वो काफ़ी यूज़ होता है। जैसे कि ट्राइसोमी पढ़ा हमने, मोनोसोमी पढ़ा, वो पूछेंगे ये किस क्रोमोसोम की वजह से जो है वो ये डिजीज़ हुई है। मैंने पढ़ाई हुई है, दोबारा पढ़ाएँगे अभी, इस आपके पूरे बैच में पढ़ाएँगे। अब हमारे पास आते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो होता है, पहले इसके लिए आप याद रखेंगे, लाइसोसोम के लिए जो है इन्हें सुसाइडियल बैग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुसाइडियल बैग। तो याद रखेंगे, इट इज़ आल्सो नोन एज़ सुसाइडियल बैग। इसके अंदर जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती है,
लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, यही 2 पॉइंट पूछे जाते हैं जनरली लाइसोसोम में कि इसे क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग कहा जाता है। इसके अंदर कौन सी एंजाइम होती है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे राइबोसोम। अब राइबोसोम जो है ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। इसमें 2 सब यूनिट होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट होता है, एक स्मॉल सब यूनिट होता है। क्या फंक्शन होते हैं राइबोसोम के, इट टेक्स पार्ट इन प्रोटीन बायोसिंथेसिस। किस में हेल्प करता है, प्रोटीन की बायोसिंथेसिस में। किसने डिस्कवर की है, पैलेट ने डिस्कवर की है। तो राइबोसोम को डिस्कवर करने वाले कौन थे, पैलेट थे। याद रखेंगे राइबोसोम जो थे उनको डिस्कवर करने वाले कौन थे, पैलेट थे। किस में ये हेल्प करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन जो है वो सिंथेसिस, प्रोटीन बायोसिंथेसिस में जो है वो मदद करते हैं। आगे देखेंगे गोल्गी बॉडीज के बारे में। तो गोल्गी बॉडी क्या है, गोल्गी बॉडीज देखिए, तो मैंने पहले ही आपको बताया जो गोल्गी बॉडीज का जो नंबर होता है प्लांट सेल में जो होता है वो ज्यादा होता है। प्लांट सेल में जो है वो ज्यादा होता है, एनिमल सेल में जो है होती तो है बट जो है कम्पैक्ट काफी कम्प्लेक्स होती है, और इनका दूसरा नाम डिक्टोसोम भी है। क्या फंक्शन करती है गोल्गी बॉडीज, वर्क एज अ स्टोरेज, स्टोरेज का काम करती है प्लांट सेल में, प्रोसेसिंग का करती है और पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल का करती है। इतना जो है वो याद रखेंगे आप इसके लिए। फिर आती है क्लोरोप्लास्ट की बात। अब क्लोरोप्लास्ट जो है इसके लिए क्या क्या फंक्शन है, पहली बात कि ये आप शेप देखेंगे क्लोरोप्लास्ट की, इसमें जो है वो ग्रेनम होते हैं, थाइलाकाइड होते हैं, लमाइला होते हैं, लेमिला होता है। ठीक है, ये मैंने पढ़ाए हुए हैं पहले भी, अब इनको डिटेल में भी पढ़ाएंगे। बट अभी जो है आप इसी तरीके से पढ़िए, जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर फैक्ट ही है ये एक किस्म की आपके लिए। तो इसमें जो है ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स में मिलता है क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट का दूसरा नाम क्या होता है, किचन हाउस ऑफ द सेल। और आपको यही पूछा जाएगा कि क्लोरो विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज किचन हाउस ऑफ द सेल। नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको सही से मार्क करना होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है इट इज नोन एज किचन हाउस ऑफ द सेल। क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड द ग्रीन कलर टू द प्लांट्स। क्या प्रोवाइड करता है, ग्रीन कलर जो होता है वो प्लांट्स को जो है वो प्रोवाइड करता है। चलिए अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देंगे देखेंगे, और साथ में मैं जो आपको एक दो क्वेश्चन इसमें से जो है वो होमवर्क भी जो है वो दूंगा कि जो आप खुद से ट्राई करेंगे, कमेंट सेक्शन में जो है वो अपना आंसर जो है हमें बताएंगे। स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल, नीचे कुछ दिए गए ऑप्शन है और इन्हीं से क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल मे प्ले ए रोल इन एक्सपेलिंग द एक्सेस वाटर एंड वेस्ट इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मतलब एक्सेस जो भी हमारे पास वाटर होता है और वेस्ट होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, उनको एक्सपेल करने के लिए जो है वो किसका यूज किया करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका वो वैक्यूल होगा। तो वैक्यूल का जो है यूज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पहले का आंसर जो है वो वैक्यूल है। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। हम सभी जानते हैं एनर्जी जो है वो हम लाइफ के लिए जरूरी है। ठीक है, हर किसी एक्टिविटी करने के लिए जो है वो एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इट इज ऑब्टेन बाय द प्रोसेस, किस प्रोसेस से ये ऑब्टेन की जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म से जो है एनर्जी जो है वो हमें मिलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, न्यूक्लियर रीजन इज नॉट सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, दिस दिस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इज नोन एज। तो हम हमें पता है हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक वो होते हैं विच लैक्स न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, और यूकैरियोटिक वो होते हैं जिनमें जो है न्यूक्लियस भी होता है और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। यूकैरियोटिक की बात करेंगे हम, एनिमल्स है, फंजिस है, प्लांट्स है, ये यूकैरियोटिक होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया, इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियर रीजन इज नॉट सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर रीजन जो होता है वो मेम्ब्रेन से जो है वो सराउंड नहीं होता। दिस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इज नोन एज, ये जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है इसे हम क्या कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा, इसे जो हम कहते हैं वो क्या होगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लाइड रीजन। ठीक है, क्या कहते हैं, न्यूक्लाइड रीजन। तो याद रखेंगे जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सराउंड नहीं होता है न्यूक्लियोप्लाज्म से। तो ये कहां पर मिलता है, ये साइटोप्लाज्म में नेक्ड मिलता है। इसी अनडिफाइंड जो है, अनआइडेंटिफाइड बोलेंगे या अनडिफाइंड बोलेंगे,
न्यूक्लियर रीजन को जो भी प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है हम उसे न्यूक्लाइड कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी होगा। बढ़ेंगे आगे, आगे और क्वेश्चन करेंगे जल्दी से जल्दी, जितने क्वेश्चन कवर हो सके वो करेंगे हर वीडियो लेक्चर में। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया को, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, पावर हाउस ऑफ द सेल इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ देम हैज द कैपेबिलिटी ऑफ द सेल्फ रेप्लिकेशन? तो सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटी किस में होती है? बेसिकली जो डीएनए होता है उसके पास ये पावर होती है कि वो अपने को सेल्फ रेप्लिकेट करता है। हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं या मैं प्लास्टिड की बात करूं, ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होते हैं जिनका अपने पास अपना डीएनए होता है और ये डीएनए रेप्लिकेट करता है। मतलब आपका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी, ए एंड बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ देम कंटेन्स द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम? और अभी हम ऊपर पढ़े कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होता है वो लाइसोसोम में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा। ठीक है, मेरे आंसर बताने से पहले आप जो है वीडियो को पास करके जो है वो आंसर जो है वो इसके जो है वो खुद से जो है मार्क कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ दिस इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री? तो प्रोटीन फैक्ट्री जो है हम किसे कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री जो प्रोटीन सिंथेसिस में जो है वो राइबोसोम हेल्प करते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम को ही जो कहा जाता है वो जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 है, विच ऑर्गेनिज्म इज रिलेटेड विद सेलुलर रेस्पिरेशन एक्टिविटी? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये मैं आपको होमवर्क देता हूं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो रिलेट है सेलुलर रेस्पिरेशन एक्टिविटीज से। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपके लिए होमवर्क होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 में आप ABCD ऑप्शन नहीं लिखेंगे क्योंकि आज आप कमेंट करेंगे, मैं मे बी 10 दिन के बाद आप कोई और वीडियो देखेगा, 15 दिन के बाद और कोई देखेगा, फिर वो ABCD लिखेगा तो पता नहीं चलता है कि किस आंसर का कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, किसका आप आंसर बता रहे हैं। तो आप लिखेंगे पूरा लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, डिक्टोसोम या नन ऑफ दीज, और साथ में लिखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन से रिलेटेड क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल इज? कंट्रोलिंग सेंटर किसे कहा जाता है सेल का? तो क्वेश्चन नंबर 9 में यही पूछा गया है, अभी हम ऊपर पढ़े थे। करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका न्यूक्लियस होगा। तो कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस को। और आप यहाँ पर ये भी याद रखेंगे जो न्यूक्लियस होता है इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल विच फंक्शन एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज एंड इट आल्सो स्टोर हाउस ऑफ द सेल्स डीएनए। तो यहाँ पर डीएनए भी जो है स्टोर रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन? न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होता है? देखिए बहुत बार ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको कि रेड ब्लड सेल जो होते हैं उसमें न्यूक्लियस नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ब्लड प्लेटलेट्स भी नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, उसमें भी जो है न्यूक्लियस नहीं होता। तो आपका आंसर जो होगा बोथ बी एंड सी होगा। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, आपकी प्रिपरेशन में जो है ज़रूर हेल्प होगी। ठीक है, बने रहे होम एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ, जहाँ पर हम आपके लिए जो है आपके सिलेबस के मुताबिक जो है वीडियो जो है अपलोड करेंगे। जल्द ही जो है आपके लिए पूरी सीरीज जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो चैनल के साथ बने रहे, साथ में हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सबों से जो है वो जुड़े रहे, जहाँ जो कि आपकी एजुकेशन का ही पार्ट रहेगा। सिर्फ जो है एजुकेशन से रिलेटेड ही कंटेंट उस पर अपलोड किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।